Hello students, good morning. Topic motion in a straight line, lecture number 3rd for class 11th. आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले तो शायद मैंने कल वाले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था तो इससे पहले कि हम इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें थोड़ा सा पता कर लेते हैं स्केलर और वेक्टर का। तो डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोला गया है और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर। ठीक है, तो ये स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हैं उन सभी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। All the physical quantity of this universe are divided into two categories. First one is scalar and second one is vector. अब देखिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड से हो जाएगी, that physical quantity which is described completely by magnitude only is known as scalar quantity or is known as scalars. ऐसी quantities जिनको completely हम describe कर दें किसकी हेल्प से, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की हेल्प से, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स। क्लियर। उसके बाद देखिए ये जो स्केलर होता है, नोट जरूर करते रहें साथ साथ। स्केलर मैं 2 बार बता चुका हूं, नोट कर लें वीडियो को रिवर्स करके। उसके बाद है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, ए फिजिकल क्वांटिटी हुज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction. That physical quantity whose complete description required both magnitude as well as direction. Clear? अब बहुत सी बुक में लिखा हुआ है those physical quantity which are having magnitude only are known as scalar and those physical quantities which are having both magnitude as well as direction are known as vector. तो वो भी ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको जो डेफिनेशन बुक्स में लिखी होती है उसको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो कुछ अजम्पशंस यूज करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे कोई अजम्पशन नहीं है। जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं केवल मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली वो स्केलर बोल देंगे, और जिसको नहीं कर पाए, केवल मैग्नीट्यूड से नहीं कर पाए, उसको वेक्टर बोल देंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए स्केलर के। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यही है, डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस। अब देखिए इसमें क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट के लिए हम सेम डिवाइस यूज करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट के लिए हम सेम डिवाइस यूज करते हैं, लेकिन डिस्टेंस का डिस्क्रिप्शन केवल मैग्नीट्यूड से हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का नहीं हो पाता। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द पॉइंट। तो अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ पता होना चाहिए, और डिस्टेंस में आपका ए से बी, बी से सी और फिर वापस ए। इस तरह से मेरे पास गिवन है, तो मेरे को जरूरत ही नहीं है कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल कौन सा है। यानी उसने टोटल ये पाथ लेंथ कवर की, तो फटाफट इंस्ट्रूमेंट जो भी आप
गेज मीटर्स के जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टील रूल वगैरह जो भी है आपकी, उसकी हेल्प से हम फटाफट मेजर कर देंगे, सभी को मेजर करके सम कर देंगे, पाथ लेंथ आ गई। क्लियर। लेकिन अगर यहीं पे वो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा चेंजमेंट कर रहा हूं, ए से बी और बी से सी। अब यहाँ पे मैं उस स्केल की हेल्प से और रूलर की हेल्प से मैं मेजर तो कर दूंगा, लेकिन मेरे से अगर वो पूछ लेना ए जो वो ए से बी के पास गया, बी से सी के पास, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये ना होके कौन सा है, ये है। तो उस स्टील रूल से तो मैं केवल ये मेजर कर सकता हूं, उसके बाद कैलकुलेशन करके मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। इट मींस अकेले उस मेजरमेंट से काम नहीं चला, उस अकेले मेजरमेंट से काम नहीं चला। अब देखिए, क्या उस मेजरमेंट के बिना काम चल सकता है, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। भाई उसने कह दिया कि ए से बी हम चले गए, बी से सी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ए से सी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो मेजरमेंट करेंगे कैसे अगर नहीं है तो फिर कोई ना कोई रूल लगाना पड़ेगा हमें कि क्या करके देखेंगे कि हो मतलब प्रैक्टिकली कोई बात है नहीं, लेकिन मैं इमेजिन तो कर सकता हूँ कि इन एयर ऐसा हो सकता है, यहाँ से वहां में जा सकता हूँ, तो यहाँ पे कोई ना कोई मैथ का रूल हमें लगा के और क्या निकाल देंगे, ये डिस्टेंस निकाल देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के डिस्क्रिप्शन के लिए क्या चाहिए, दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। यानी इनिशियल पॉइंट कौन सा है, फाइनल कौन सा है, ये पता भी होना जरूरी है। मेजरमेंट इनिशियल टू फाइनल करेंगे। क्लियर। तो ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही आपका स्पीड है जो किस में आता है, स्केलर में, और वेलोसिटी किस में आता है, वेक्टर में। उसके बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, ऐसे बताने का कोई फायदा तो है नहीं, जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी मैं आपको यूज करके या उनके बारे में डिटेल में बताता जाऊंगा कि ये स्केलर है और ये आपकी वेक्टर है। साथ में रीजन भी मैं डिस्कस करता जाऊंगा कि ये स्केलर क्यों है और ये वेक्टर क्यों है। क्लियर। अब देखिए एक चीज और नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट डाल लीजिए कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है देन इट्स वैल्यू नेवर बी नेगेटिव। स्केलर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, स्केलर का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है। चलिए, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा केवल और केवल पॉजिटिव ही होता है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड, इसलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखिए इस चीज को पढ़ने के बाद, स्केलर और वेक्टर को पढ़ने के बाद कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। थोड़ा सा माइंड का यूज कीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? कैसे? ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट ऐसे गया बी पे, ये मेरे पास फाइनल पॉइंट सी पे, तो ये इधर से इधर, इधर से इधर जाओगे तो डिस्टेंस, और यहां से यहां जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस, इट इज पॉसिबल। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगला पॉइंट है, यहां पे मैं इसको अपोजिट कर दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। देखिए जितने भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक एक पॉइंट जो भी मैं नोट कर रहा हूं, हर एक पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई है।
किसी भी पॉइंट को मिस ना करें। अगर कोई भी पॉइंट मिस कर दिया फिर कहोगे कि ये तो हमने पढ़ा नहीं और ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था। अगर आपने वीडियो के सारे पॉइंट नोट किए हैं तो जितना पार्ट में कवर करता जा रहा हूं वहां तक की गारंटी है किसी भी लेवल का कोई भी पेपर उठा लेना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। केवल इंपोर्टेंट पॉइंट्स और नोट जो हैं ये भी आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर है। वो क्लियर तभी होते हैं जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो पॉइंट अगर आपको याद है तो किसी भी तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए कभी भी गलत नहीं होगी। तो आप इनको पूरा माइंड का यूज करके बताएं, कोशिश करें, अपने आप से क्वेश्चन करें क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, सोचिए क्या ऐसा हो सकता है, हाँ तो कैसे, ना तो कैसे, और फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए, जहां पे पॉज किया था वहीं से आगे देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका सही मिला तो आप रीजन को देखिए, क्या मैंने भी रीजन यही बताया आपका था, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हमें तो आता है, बिल्कुल सही बता रहे थे हम भी, हमारा माइंड भी यही कह रहा था कि ऐसा होता है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और ऐसे है वीडियो को लेकर बैठ गए, मैं बताता जा रहा हूं तुम सुनते जा रहे हो, तो बोर तो अपने आप हो ही जाओगे थोड़ी देर में, जब तक अपने आप को एक्टिव नहीं रखोगे कि मैंने लिखा सबसे पहले ये पॉइंट लिखते वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो रफ नोटबुक में कि इसका आंसर ये होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए। फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखें कि मैंने ऐसा ही बताया, आपने गलत लिखा तो आपने क्या गलती की। अगर गलती की है तो भी आपका फायदा हो रहा है और सही किया है तो भी आपका फायदा हो रहा है। गलती की है तो आपको अपनी गलती का पता चल रहा है कि ये गलती मैंने की थी, यहाँ पे मैंने गलती की थी, ऐसे ठीक होगी तो दोबारा वो गलती नहीं होगी। ये बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि मैं तो जो आंसर दे रहा हूँ गलत आते जा रहे, नहीं, आपका माइंड एक्टिव होता जा रहा है। एक बार जो काम कर रहे हो और उसमें आपसे गलती होगी, वो गलती टीचर ने बता दी कि आपकी गलती यहाँ है, उसके बाद टीचर ने उसको सही कर दिया। तो ऐसा ही क्वेश्चन अगर जिंदगी में कभी भी आपके सामने आ गया तो वो गलती आप दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको याद आ जाएगा तुरंत ये हमने ऐसा किया था उस टाइम पे, वो तो सर ने गलत बता दिया था फिर ऐसे किया था, फटाफट ऐसे आपको याद आता चला जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है, बस अपना माइंड का यूज करना सीखें। अगर आप माइंड का यूज करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, बोर नहीं होगी, आपका माइंड एक्टिव रहेगा और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहेगा। ऐसा करता रहेगा तो आपको एक एक पॉइंट जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ही आपने वीडियो को पॉज किया आपके मतलब ये रहेगा, जैसे बच्चों छोटे बच्चों को चाव रहता है ना खेलने का, आपको वो चाव रहेगा कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्या मेरा आंसर सही आने वाला है या गलत, क्या मेरे माइंड ने आंसर बिल्कुल ऐसे ही दिया कि जैसे ही टीचर एक्सप्लेन कर रहा है वैसे ही मेरा आंसर अगर है तो इट मीन्स मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छे से आने लगी, और बहुत अच्छे से आने लगी तो अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए वीडियो को पॉज करके आंसर नोट करो, रफ नोटबुक में कर लिया होगा सभी को। अब मैं इसका रीजन बता रहा हूं ऐसा हो सकता है या नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। अब ये ठीक है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं हो सकता। सही बात है या नहीं है? सही बात है बिल्कुल भाई। एक्चुअल पाथ लेंथ है अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, ज्यादा तो नहीं हुई। बट अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट ने जो पाथ है वो ए से बी और बी से सी ना जाके वो सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ कवर किया, उसने ए से सी पहुंचा, तो यहां से यही डिस्प्लेसमेंट और यही डिस्टेंस, ऐसा ही होगा ना, यही डिस्प्लेसमेंट और यही डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम तो हो गया, लेकिन क्या कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकते हो जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा डिस्टेंस कम हो जाए? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। चलिए अगला पॉइंट, आंसर तो मैंने बता ही दिया है। तो यहां से कॉमन पॉइंट ऐसा बना दीजिए जिसमें जितने भी पॉइंट हैं ये सारे क्लियर हो जाए। किसका यूज करके? लेस देन इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इज इक्वल टू का यूज करके एक कॉमन पॉइंट बनाइए। फटाफट नोटबुक में बनाइए वो पॉइंट क्या बन सकता है। तो बनाया होगा सभी ने, अब देखिए वो क्या बन सकता है।
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मे बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ऐसे लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ये बड़ा कॉमन पॉइंट, अगर ये आपका एक पॉइंट याद रख लो बाकी सारे अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी लेस देन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इससे कम हो सकता है या इसके बराबर, लेकिन ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे लिख लिया हो, इधर क्या कर लिया हो डिस्टेंस और सिंबल को ऐसे कर दिया हो और इधर क्या कर लिया हो डिस्प्लेसमेंट, वो भी सही है, एक ही बात है, वो भी एक ही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है। देखिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं बात करूं आपकी जेईई मेंस और एम्स की, तो उनमें जो स्टेटमेंट होती है, जेईई मेंस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा आते हैं। और जो आपका नीट का एग्जाम होता है, अभी पहले क्या होता था, नीट का अलग होता था, एम्स का अलग होता था, अब एक ही होने लग गया एम्स का, उसी में मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होता है। किस की मेरिट इतनी हुई, इसकी इतनी, उसी हिसाब से आपको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो आपका नीट वाला होता है उसमें फिजिक्स में जो टोटल मान लिया मेरे को 100% सिलेबस है, 100 आपके पास 50 क्वेश्चंस आए, तो 50 क्वेश्चंस में से 60 और नॉट लेस देन 50 और 60% स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केवल ज्यादा से ज्यादा 50-50 का रेशियो हो सकता है, अदरवाइज ज्यादातर पेपर में 40-60 का रेशियो मिलेगा। 40% कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं और 60% स्टेटमेंट बेस्ड। जैसे इस तरह के क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। वहां अगर आप जेईई मेंस की बात करो तो उसमें उल्टा होता है, आईआईटी और जेईई मेंस में उल्टा होता है। वहां पे आपके स्टेटमेंट बेस्ड नॉट मोर देन 30% से ज्यादा नहीं आएंगे। बाकी कैलकुलेशन बेस्ड में भी 80 और 90% कहीं तक भी जा सकते हैं। क्लियर है? वहीं पे अगर आप इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, इंडियन नेवी AA एंड SSR, इनमें भी आपका ये टेक्निकल एग्जाम होता है। और आपके बहुत से मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स होते हैं जिसमें रेडियो ऑपरेटर वगैरह होते हैं डिफेंस में, तो उनमें भी जो आपका रेशियो होता है वो उल्टा होता है। मैक्सिमम 50% स्टेटमेंट और कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट 50% से ज़्यादा नहीं आता, स्टेटमेंट बेस ज़्यादा आता है। तो इसलिए ये जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ये आपके क्लियर होने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। चलिए इसको आगे और प्रोसीड करता हूँ। बताइए ये चीज़ क्लियर हुई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। और मैंने बताया है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और मे भी जीरो, कुछ भी हो सकता है। चलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और अच्छे लेवल की तरफ बढ़ाते हैं। कि देखिए एक क्वेश्चन आया था पेपर में, एक ऑब्जेक्ट है या मान लिया एक आंट है, चींटी है, मतलब या मक्खी है, मान लिया एक मक्खी है, वो यहां से चलना शुरू करती है। वैसे तो वो उड़ती है लेकिन वो अब धीरे धीरे इसके ऊपर चल रही है। ठीक है, ए पॉइंट से, ए से जाती है बी के पास, बी से जाती है सी के पास, सी से जाती है यहाँ से ऐसे होती हुई वो पहुंच गई डी के पास। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of that object which is starts moving from A and stops its motion at D और रेस्ट और टेक सम रेस्ट एट डी, डी के ऊपर जाके वो आराम करने लग जाता है। तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। यहां से ए से बी के पास गया, बी से सी के पास, सी से डी के पास। देखिए अगर ऑपोजिट डायगोनल पे वो पहुंच रहा है, किस पे पहुंच रहा है, ऑपोजिट डायगोनल पे वो
पहुंच रहा है तो आपके पास क्या होना है भाई, ये क्यूब है तो इसकी साइड गिवन मिलेगी। सपोज वो साइड मेरे पास ए मिलेगी, वो साइड मेरे पास क्या मिलेगी ए, तो डिस्टेंस तो हो गया ए प्लस ए प्लस ए 3। डिस्टेंस कितना हो गया है आपके पास 3a। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस निकाल दे, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 80, 80 क्या होगा 80, फाइंड 80, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अगर आपने डायगोनल निकालना सीख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे हम यूज करेंगे वेक्टर का। तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा √3a। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा, पहले वेक्टर, थोड़े से वेक्टर समझा के उसके बाद कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अभी आपके लिए ये एज ए टास्क रहेगा कि आपने मैथ में देखा होगा कि ये एक क्यूब का डायगोनल हम कैसे निकालते हैं, वही इसका भी आंसर रहेगा। चलिए और आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं और क्वेश्चंस आपके कैसे आ सकते हैं। सर्कुलर पाथ से रिलेटेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं। अब देखिए, इफ नंबर ऑफ रोटेशंस आर कंप्लीट देन डिस्टेंस, इफ नंबर ऑफ रोटेशंस आर कंप्लीटेड, if that are n number of displacement, then distance is equal to n into 2 pi r, n into 2 pi r, but displacement is equal to, if number of rotations are complete, then यहाँ पे चाहे वो कितने भी रोटेशन पूरा कर ले, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहेगा 0। if number of rotations are completed, then distance is equal to n into 2 pi r and displacement is equal to 0। चलिए अब मैं बात करता हूं कि जो आपके नंबर ऑफ रोटेशंस हैं वो अपॉन 2 की फॉर्म में, तो n अपॉन में 2, n अपॉन में 2, तो डिस्टेंस तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू n अपॉन में 2 into 2 pi r। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। जितने रोटेशन कंप्लीट हुए उनको n into 2 pi r कर दीजिए, उसके बाद जो डिस्टेंस आया उसमें पाई r को ऐड कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए। देखिए n into 2 pi r, जितने कंप्लीट हुए प्लस जितने फ्रैक्शन में हैं उनको हम क्या कर देंगे पाई r, उनको हम क्या कर देंगे पाई r की फॉर्म में ऐड कर देंगे। ये जो वैल्यू है ये आपकी फ्रैक्शन में मिलेगी, किस में मिलेगी, P अपॉन क्यू की फॉर्म में। अलग करके उसमें ऐड कर दो, चाहे डायरेक्ट निकाल दो, कैसे भी आप कर सकते हो। नंबर ऑफ रोटेशंस का कंप्लीट डिस्टेंस आ गया इतना, उसके बाद कितना हाफ हुआ तो एक ही मिलेगा, आप जनरली एक ही मिलता है, तो उसमें क्या ऐड कर देते हैं, ऐसे ऐड कर देते हैं। तो n into 2 pi r प्लस पाई r, ऐसे हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस पॉइंट से सपोज उसने चलना शुरू किया, नंबर ऑफ रोटेशन कितने भी होते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 होता गया, लेकिन लास्ट में आके वो क्या ऊपर रुक गया, यानी आंसर जो आपका आ रहा है उसमें क्या आ रहा है नीचे 1/2, n अपॉन में 2, देन डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स्ड व्हिच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, which is equal to twice of its radius or equal to diameter, or equal to diameter of the circle। क्लियर। अब देखिए और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट P से चलना शुरू करता है एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस है r, और कहाँ पे पहुंच जाता है पॉइंट Q पे, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो पी क्यू, इजीली निकल जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया। अगर कोई आर्क पूछने लग जाए तो यानी ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, पी क्यू डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर कोई पूछे कि क्या निकाल दीजिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इस आर्क के बराबर। तो देखिए रूल क्या होता है, अगर एंगल 360 हो जाए तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r, अगर एंगल 1 डिग्री हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा 2 पाई r अपॉन 360, अगर एंगल थीटा हो तो क्या हो जाएगा इनटू में थीटा, तो ये होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, ये हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं।
क्लियर हुआ? चलिए अब मैं बात करता हूं यहां से, अगर वो ये क्वार्टर कर रहा है ना, क्वार्टर डिस्प्लेसमेंट या क्वार्टर पार्ट को कवर कर रहा है तो भी हो गया, हाफ हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर वो इस तरह से कवर करे फिर क्या करोगे? और वो दे दे एंगल, यहाँ पे क्या दे दे? एंगल दे दे। तो अब वो पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए। एंगल से डिस्टेंस तो आ जाएगा, यही फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए कुछ दिक्कत आ गई हमारे पास, अब कैसे निकालें? अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? अब यहाँ पे पाइथागोरस भी नहीं लगा सकते, फिर क्या करोगे? तो यहाँ पे अब रूल लगेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा। डेरिवेशन जिसका करना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो करना तो बता देना मेरे को कमेंट करके कि हम इसका डेरिवेशन चाहते हैं कि आया कैसे, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 2r sin θ/2। ये है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, 2r sin θ/2। चाहे तो आप इसके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो। कैसे देखोगे अप्लाई करके? एक सर्कल अपनी तरफ से मान लेना जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो पहले इस तरह से क्वार्टर करके और पी क्यू निकालना, फिर इस फॉर्मूला में वो वैल्यू रख के देखना क्या आंसर सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनसे रिलेटेड जो वीडियो आपके पास 3 वीडियो हो चुके हैं, 3 वीडियो में जितना मैंने करवाया है इनके अलावा कोई और टाइप नहीं बन सकती, कोई और टाइप नहीं बन सकती। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी को शुरू करेंगे। तो यहां तक अपना अच्छे तरीके से, जैसे आपको समझ में आ जाए कि इंग्लिश में लिखते जा रहे हो, कोई पॉइंट ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे इसकी इंग्लिश बनानी नहीं आ रही मेरे को, लेकिन मैं ये चीज़ अगर याद आ जाए तो मेरे याद रह जाएगा, तो उसको एक अलग से ब्लॉक में, चाहे आप साइड में हिंदी में लिख सकते हो, या मेन हमारा काम है कि वो चीज़ आपको याद रहे, भूलो ना कभी भी। जब भी आप उस टॉपिक को देखो तो पॉइंट देखते ही आपको पूरा जो भी नोट्स बनाया वो सारा का सारा याद आ जाए। इस तरह के पॉइंट आप साइड में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।